Hey everyone, welcome to GeoMind. This is the part second of prelims solution, paper number 2, that is geology. So we are going to solve from 60 to 120 in this video lecture. This is the question paper booklet C. Okay. So in the previous lecture we discussed till your question number 60. उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हम उसमें से एक क्वेश्चन था रूम प्रॉब्लम वाला, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एनालिसिस गलत हो गया था, तो हम उसको डिस्कस करते हैं. ओके, so let me just find that question. All right. Okay, so this was the question number 33 of booklet C. So यहाँ पे मैंने ओफियोलाइट बताया था, बट इट्स एक्चुअली ग्रेनाइट. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यू कुड से ट्रिकी था बिकॉज यहाँ पे सॉरी मैंने कार्बोनेटाइट बताया था. ओके, एम्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में दे रखा है एम्प्लेसमेंट. सो नेचुरली वन विल थिंक कि जो कार्बोनेटाइट के प्रोटॉन्स होते हैं या डाइक्स होते हैं या जो बॉडीज होती हैं, इग्नियस बॉडीज होती हैं, उसका एम्प्लेसमेंट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई रूम प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, अब जिसने थोड़ा सा रूम प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, तो वो कार्बोनेटाइट एम्प्लेसमेंट ही बताएगा. ठीक है, बट एक्चुअल में इट इज रिलेटेड टू ग्रेनाइट. ठीक है, जो बैथोलिथ्स होते हैं, बैथोलिथ्स क्या होते हैं? लार्ज जो इग्नियस बॉडीज होती हैं, स्पेसिफिकली ग्रेनाइट या ग्रेनिटोइड्स की बॉडीज होती हैं. ठीक है, प्लूटॉन्स जो होते हैं, दैट इज जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो वो कैसे अकोमोडेट होता है क्रस्टल स्पेस में. ठीक है, इतना ज्यादा वॉल्यूम ग्रेनाइट का. ठीक है, जब वो बैथोलिथ्स बनते हैं तो हाउ क्रस्ट इज गोइंग टू अकोमोडेट दैट मच अमाउंट ऑफ मैग्मा, उसी को ही हम बोलते हैं रूम प्रॉब्लम. ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ग्रेनाइट. ठीक है, ऑल्दो ग्रेनाइट एम्प्लेसमेंट होता तो ज्यादा बेटर ये क्वेश्चन बनता. ठीक है, सो दिस शुड बी ग्रेनाइट. ओके, सो मूविंग ऑन टू टुडेज लेक्चर, हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड. ओके, so my name is Swapnil. Okay, I am currently a JRF PhD at DST, Wardia Institute of Himalayan Geology. Okay, so question number 61 बता रहा है कि which one of the following lithostratigraphic unit of Proterozoic represent glacial origin. ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है? प्रोटरोजोइक की ही हैं, एंड दीज आर योर एक्स्ट्रा पेनिनसुला. ठीक है, मतलब हिमालय से रिलेटेड है. यहाँ पे ग्लेशियल ओरिजिन का बता रहा है. ठीक है, तो ग्लेशियल ओरिजिन अगर आपने ऐसे बोल्डर बेड नाम से कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, तो बोल्डर बेड जनरली रिलेटेड होते हैं ग्लेशियल ओरिजिन से. ठीक है ना, जैसे तालचीर बार बार पूछा जाता है, तालचीर है ना, ग्लेशियर बोल्डर बेड इज प्रेजेंट विद इन तालचीर फॉर्मेशन. ये तो बहुत बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, आईटी जैम में, इवन यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया. ठीक है, तो वैसे ही एक ब्लेनी बोल्डर बेड है. ठीक है, प्रोटरोजोइक का, तो इसका आंसर वैसे ब्लेनी बोल्डर बेड है. एंड ये मैंने जीएसआई वॉल्यूम 2 से लिया है, नहीं वॉल्यूम 1 से लिया है. ठीक है, जिसमें ब्लेनी ग्रुप आप देख सकते हो. ठीक है, तो क्रोलताल फॉर्मेशन आपने देखा होगा कि ये प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन बाउंड्री को बताता है, और ये मैंने अपने स्ट्रेटिग्राफी की वीडियोस में भी बहुत अच्छे से बताया. ठीक है, तो बोल्डर बेड एसोसिएटेड विद क्लास एंड वेरिएबल मैट्रिक्स. ठीक है, तो ब्लेनी फॉर्मेशन जो होता है, ये केस वॉल्विया से मैंने लिया है. ब्लेनी फॉर्मेशन जो है, इट इज, इसमें जनरली क्या है, डायमेक्टाइट्स जो होते हैं. ठीक है, अब डायमेक्टाइट्स क्या होते हैं, दिस इज द टास्क फॉर यू, यू हैव टू जस्ट सर्च एंड फाइंड आउट द मीनिंग. ठीक है, इट इज रिलेटेड टू, यू कुड से, ग्लेशियल टिलाइट्स. ठीक है, तो ग्लेशियल टिलाइट्स क्या होते हैं? अनसॉर्टेड फ्रैगमेंट्स होते हैं. ठीक है, जो कि ग्लेशियल ओरिजिन के होते हैं, सेडिमेंट्री फ्रैगमेंट्स होते हैं. ठीक है, सो ब्लेनी डायमेक्टाइट्स आर बिलीव टू बी ग्लेशियल टिलाइट्स. ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ब्लेनी फॉर्मेशन. ओके, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम जीएसआई, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो बुक है, वॉल्यूम 1. Which one of the following groups of Vindhyan supergroup contains very well developed stromatolitic limestone? ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है. ये भी मैंने देखो अपने लेक्चर्स में स्पेसिफिकली मैंने कंटेंट में दे रखा है कि
जो आपका स्टोमेटाइट्स हैं, ओके, these are basically the mats that are produced by cyanobacteria, ठीक है। फॉन लाइमस्टोन, खजरत लाइमस्टोन, रोहतास एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सेमरी ग्रुप एंड लखेरी लाइमस्टोन जो कि भंदर ग्रुप में है, ठीक है, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो सेमरी एंड भंदर इज योर 1 and 4, तो इसका आंसर होना चाहिए पी, ठीक है। इसका तो तालचीर फॉर्मेशन ही है 63। द स्ट्रैटिग्राफिकली सिग्निफिकेंट केटी बाउंड्री, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल से लिया गया, और मैं बार बार कहता हूँ कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको रटा हुआ होना चाहिए, स्पेसिफिकली द बाउंड्रीज, ठीक है। इसका आंसर है मास्ट्रिक्शियन एंड डानियन स्टेजेस। सिरिंगोथाइरिस लाइमस्टोन, लीडर वैली, ठीक है, इसका अर्ली कार्बोनिफरस पीरियड, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो सिरिंगोथाइरिस लाइमस्टोन, ठीक है, कार्बोनिफरस। Which one of the following represent the correct ascending stratigraphic order? तो ascending stratigraphic order की बात करें तो मैंने यहाँ पे पूरा सक्सेशन का स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो डिवोनियन होराइजन होता है मुड क्वार्टजाइट, ठीक है, और उसके नीचे है आपका पो फॉर्मेशन एंड देन कुंजुमला, ठीक है। तो कुंजुमला के अंदर अपर कुंजुमला और लोअर कुंजुमला फॉर्मेशन आता है, जो कि कैम्ब्रियन ट्राइलोबाइट्स से रिलेटेड है, मतलब वहां पे ट्राइलोबाइट्स के ट्रेसेस पाए गए। तो दिस इज योर कुंजुमला पो एंड मुड फॉर्मेशन, सॉरी कुंजुमला मुड फॉर्मेशन एंड पो फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज फॉर योर सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन, ठीक है। तो कुंजुमला मुड फॉर्मेशन एंड पो फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, ठीक है, कुंजुमला मुड फॉर्मेशन एंड पो फॉर्मेशन। इस 67 सबको पता है लैडर बीन्स, ठीक है, इस तरीके से होती हैं। Which one of the following ores can be found in the chromatic flows of arc and greenstone belts, ठीक है। ये भी मैंने देखो अपना और जियोलॉजी कोर्स है उसमें भी बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। जो निकल कॉपर सल्फाइड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, निकल कॉपर सल्फाइड डिपॉजिट्स होते हैं, उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट एलामाइज, कॉमाटाइट्स एंड लैटराइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है अपना जो और जियोलॉजी का कोर्स है। तो कॉमाटाइट्स, निकल कॉपर ओर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में रॉक टाइप्स एंड उनसे रिलेटेड ओर्स दे रखे हैं। तो एबीसीडी में सबसे ऑब्वियस वन जो आपको पता होना चाहिए वो है कार्बोनाइट, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कार्बोनाइट रिलेटेड है रेयर अर्थ एलिमेंट से, D3, ठीक है। एंड लैम्प्रॉइड भी आपको पता हो, ठीक है। दिस इज A4 डायमंड, ठीक है। तो A4D3 आइदर A इज द आंसर और C इज द आंसर, ठीक है। तो जो ग्रेनोडाइराइट्स होते हैं ना और अनॉर्थोसाइड होते हैं, तो ग्रेनोडाइराइट आपको पता है कि कॉपर मॉलिब्डेनम के डिपॉजिट्स इसमें होते हैं, ठीक है, जो पोर्फरी कोर डिपॉजिट, पोर्फरी कॉपर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और अनॉर्थोसाइड ये भी मैंने देखो अपना जो और जियोलॉजी का कोर्स है उसमें प्रॉपर तरीके से सब बता रखा है। अनॉर्थोसाइड होस्टेड टाइटेनियम डिपॉजिट, ठीक है, हेडिंग ही इससे रिलेटेड है। तो अनॉर्थोसाइड में आपका जो इल्मेनाइट होगा, इल्मेनाइट इज एन ओर ऑफ टाइटेनियम, ठीक है। तो जो इल्मेनाइट है FeTiO3, ठीक है, इसमें ये टाइटेनियम का ओर है, और टाइटेनियम का वन ऑफ द बेस्ट जो होस्ट होता है वो अनॉर्थोसाइड्स होते हैं, ठीक है। एंड इसका मैकेनिज्म ये सब हमने पढ़ा है, रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन वगैरह, ठीक है। सो दिस इज अगेन यू कैन से दैट देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट हैव in the ore geology that have come from these the content that I have made, okay, all right। तो इसका आंसर होना चाहिए C। okay, so I'm recording, moving on, consider the following statement regarding PG mineralization in chromatitic layers, ठीक है। again you can see कि ore geology जो मैंने बनाया है
उससे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, है ना, कोर्स से। एंड यू कैन check out this course in the GeoMind app that I've made. It is valid for 1 year at a very reasonable price, ठीक है। 800-900 रुपए में आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ये पीडीएफ्स ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें मैंने मल्टीपल बुक्स से, ठीक है, लॉरेंस रॉब हो गया, अपना कुलाशी मिश्रा हो गया, इन सब से मैंने ये कंटेंट लिया है, ठीक है। तो क्रोमेटेटिक लेयर्स डू कंटेन माइनर सल्फाइड मिनरल्स इंक्लूडिंग रूथियम सल्फाइड, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कि जो पॉडीफॉर्म डिपॉजिट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, है ना। उनमें से एक जो प्लैटिनम पीजी एलिमेंट्स का डिपॉजिट होता है वो पॉडीफॉर्म डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमाइट डिपॉजिट्स होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें से एक होता है पॉडीफॉर्म, ठीक है। एक तो लेयर्ड वाला होता है, लार्ज माफिक इंट्रूजन्स। एक होता है पॉडीफॉर्म क्रोमाइट डिपॉजिट, तो जनरली आपका ओफियोलाइट्स वगैरह के अंदर पाया जाता है ना, ओफियोलाइट कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। तो पॉडीफॉर्म क्रोमाइट में पीजी मेटल्स भी होते हैं, काफी डीप से पूछा गया है ना। एंड उसमें होता है जनरली आपके ऑस्मियम, इरिडियम एंड रूथनियम, ठीक है। तो रूथियम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पीजी मेटल, ठीक है। तो रूथनियम भी इनरिच्ड होता है उसमें, और रेयर केसेस में आपका रोडियम, प्लैटिनम एंड पैलेडियम भी पाया जाता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। द असेंबलेज ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड ओकेजनली अकर्स एज डिस्क्रीट इंक्लूजन द क्रोमाइट, ठीक है। तो वही वो बता रहा है कि प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है, एंड इवन गोल्ड, ये भी पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका ए आंसर हो गया, ठीक है। द वैरायटी ऑफ बीआईएफ प्रेजेंट इन द आर्किन ग्रीनस्टोन बेल्ट्स, ठीक है। अगेन ये भी मैंने आपको बीआईएफ फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, अल्गोमा, सुपीरियर एंड रैपिटन, ठीक है। अल्गोमा जो होता है वो आर्कियन होता है एंड इट इज रिलेटेड टू योर वॉल्केनिक, ठीक है। तो वॉल्केनिक से रिलेटेड होगा तो ग्रेवेक वॉल्केनिक एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, अल्गोमा। बाकी आपको जो सुपीरियर है एंड रैपिटन है वो जनरली आपका प्रोटोजोइक के अंदर आता है। Again, which one of the following statement regarding supergene enrichment process is not correct, ठीक है। तो ये आपका सुपरजीन एनरिचमेंट प्रोसेस है, ये भी मैंने आपको बताया अच्छे से, ठीक है। कि वो बोल रहा है कि पायराइट ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल आयरन हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन द ऑक्सीडेशन जोन, ठीक है। जो आपकी प्राइमरी और बॉडी होती है, ठीक है, पायराइट या चाल्कोपायराइट। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है उसमें आपका पायराइट FeS2 जनरली क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, FeOH बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। soluble metals in the upper part of a sulfide ore body are generally leached down to the water table, ये भी सही है ना, कि जो soluble metals होते हैं जैसे कॉपर वगैरह है, ये क्या करते हैं, लीच डाउन करते हैं। सुपरजीन एनरिचमेंट टेक प्लेस बिलो द वाटर टेबल, ठीक है। तो ये भी सही है कि जो एनरिचमेंट होता है, सल्फाइड एनरिचमेंट होता है, मतलब जो आपकी प्राइमरी ओर बॉडी है ये वाली, ठीक है, ये अब ऊपर आपका जो गोसान वगैरह है या लीज जोन है, यहाँ से इसके मेटल्स निकल के यहाँ पे फिर दोबारा से एनरिचमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जो अगर लेट से कि पहले 10% इस पे कॉपर था, तो अब हो सकता है कि 20% कॉपर आ जाए, आई एम हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे एनरिचमेंट हो जाता है, ठीक है। एनरिचमेंट का मतलब ही है कि क्या हो रहा है, मेटल लीच होके यहाँ पे और ज्यादा उसका कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा है, तो ये भी सही है। डी, द नेचर ऑफ हाइपोजीन मिनरलाइजेशन हैज नो बेयरिंग ऑन द सुपरजीन एनरिचमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सुपरजीन एनरिचमेंट उसी पे डिपेंड करेगा ना कि जो आपकी ओरिजिनल जो ओर बॉडी है ना, यहाँ पे जो अनअल्टर्ड प्राइमरी हाइपोजीन ओर है, अनअल्टर्ड है, जिसका कोई लीचिंग वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि हो सकता है चाल्कोपायराइट हो या पायराइट हो या और भी चीजें हो सकती हैं, है ना। तो इसका ऑब्वियसली कि व्हाट टाइप ऑफ पेरेंट you could say unaltered ore is present, it will depend, ठीक है, the enrichment will depend upon this, ठीक है। ये तो obviously, so this is incorrect, all right। which one of the following indicates the
टेम्परेचर रेंज। ओके, सो अगेन जितने भी ओर जियोलॉजी क्वेश्चन है सब के सब जो अपना कोर्स है ओर जियोलॉजी का जियो माइंड पे, वहां से क्वेश्चंस आ रखे हैं, है ना। लिंडग्रेन की क्लासिफिकेशन मैंने दी थी, है ना, वाल्डमार लिंडग्रेन ने 1911 में। तो मीजोथर्मल डिपॉजिट्स जो टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो कि मीजोथर्मल डिपॉजिट्स 200 से 300 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। 73 का बी। अगेन लैटराइट से क्वेश्चन पूछा गया है कि लैटराइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस वेदरिंग इन ह्यूमिड वार्म इंटरट्रॉपिकल रीजंस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू फेरिजिनियस एंड अल्यूमिनियस वैरायटीज। ये भी सही है ना। तो ये देखो अगेन कि जो लैटराइट्स होते हैं, ठीक है, अल्यूमिनियम सिलिकेट्स एंड फेरोमैग्नीशियस वैरायटीज में हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर आप जब बेसिक डेफिनेशन भी देखोगे लेटराइट की, तो लेटराइट क्या होता है, एक सॉइल रिच सॉइल होता है जो कि आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होता है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली इंटेंसिव ट्रॉपिकल वेदरिंग जहाँ पे रेनफॉल और टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे ये बनता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है द accumulation of an aluminum rich residuum as opposed to iron in lateritic profile is a function of higher rainfall and lower average temperature। तो ये गलत है, लोअर एवरेज टेम्परेचर नहीं होगा, है ना, इसमें भी हाई एवरेज टेम्परेचर होगा, तभी तो अक्लमिनेशन होगा जो भी आपका और मिनरल्स हैं, है ना। So this second statement is incorrect। गैस हाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, तो ये थोड़ा सा यू कुड से कि कर्व वॉल है या एक्स्ट्रा यू कुड से कि थोड़ा सा ट्रेंड से हट के क्वेश्चन पूछा गया है ना। गैस हाइड्रेट्स के बारे में जनरली कोई पढ़ता नहीं है। अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा है या ओशनोग्राफी वगैरह पढ़ रहा है तो वहां पे आपको गैस हाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे वो टॉपिक मिलता है। तो जो गैस हाइड्रेट्स होते हैं दीज आर क्रिस्टलाइन एक्वस कंपाउंड्स दैट फॉर्म एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बोथ 1 and 2। तो गैस हाइड्रेट्स के बारे में मैंने यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। देखो गैस हाइड्रेट्स जो होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल आइस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है, फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर अराउंड अ मीथेन मॉलिक्यूल। तो ये आपका मीथेन है, यहीं से आपको एनर्जी मिलेगी, सो दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मीथेन होता है वो बीच में होता है और जो आइस जैसा स्ट्रक्चर होता है वाटर का उसके बीच में अकोमोडेट होता है, ठीक है। So these are ice-like crystalline structures that form when a low-density gas like methane, ethane और carbon dioxide combine but does not chemically bond with water, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, ठीक है। सो अंडर लो टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर कंडीशंस में ये स्टेबल रहते हैं, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और ज्यादातर जो गैस हाइड्रेट्स होते हैं उसमें मीथेन ही रहता है, ओके। तो जनरली ये आपको मरीन सेडिमेंट्स एंड विद इन बीनीथ परमाफ्रॉस्ट ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तभी मैं कह रहा था कि अगर आप ओशनोग्राफी पढ़ते हो तो वहां पे आपको गैस हाइड्रेट्स देखने को मिलता है, बट जनरली हम और जियोलॉजी में ये पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो why they are important? Gas hydrate deposits contain roughly twice the carbon contained in all reserves of coal, oil and conventional natural gas combined, ठीक है ना। अब ये क्योंकि मरीन एनवायरनमेंट में होते हैं और परमाफ्रॉस्ट में होते हैं तो इसलिए उनका एक्सप्लोरेशन करना अभी एक्सप्लोरेशन ही चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिबल कैसे करना है इसको, आई थिंक उस पर काम चल रहा है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है बट दैट आई कैन स्पेकुलेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर पोटेंशियली वैल्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। Okay, so moving on to next questions. 76. Okay, so this question is related to sedimentology और sedimentary petrology। यहाँ पे different types के flows दे रखे हैं
ठीक है, sedimentary gravity flows. So first is grain flow occurs. Grain flow is a type of gravity flow when cohesive sediments move downwards under gravity. तो यहाँ पे जो गलत वर्ड दे रखा है वो है cohesive, ठीक है, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ग्रेन फ्लो में होता क्या है, सेडिमेंट्स के बीच कोहेजन नहीं होता है, रादर देयर इज अ कोलिजन, ठीक है, बिटवीन सेडिमेंट्स ग्रेन अलोंग द स्ट्रीम बेड, ओके। सो दे आर नॉट एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते हैं, रादर जो ग्रेन्स होते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर एंड देन दे फ्लो, ओके। और कोलिजन के कारण जो आपका प्रेशर डेवलप होता है, डिस्पर्सिव प्रेशर डेवलप होता है, उसके कारण ये फ्लो करता है, ठीक है। Second is fluidized flow or concentrated dispersion of grain supported by pore water. तो ये भी सही है, ये सही है, ठीक है। फ्लूइडाइज्ड फ्लो में क्या होता है, पोर वाटर, ठीक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके कारण आपका फ्लो होता है। थर्ड इज डिब्री फ्लो अकर व्हेन स्लरी लाइक, तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ वन इज टर्बिडिटी करंट्स आर ग्रेविटी फ्लोज इन विच द सेडिमेंट इज सपोर्टेड बाय अपवर्ड टर्ब्यूलेंस इन द फ्लो, ठीक है। तो डिब्री फ्लो तो सबको पता है ना कि मास मूवमेंट जो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो टर्बुलेंस में क्या होता है, सॉरी टर्बिडिटी करंट्स में क्या होता है, सेडिमेंट इज सपोर्टेड बाय अपवर्ड टर्बुलेंस, ठीक है। तो जो टर्बुलेंस होता है वाटर का वो सपोर्ट करता है सेडिमेंट्स को, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए 2, 3 एंड 4। 77 which one of the following parameters for sedimentary grain size distribution analysis is not correctly match? तो इसमें मोड जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, बी। तो यहाँ पे जो मोड होता है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ग्रेन साइज इन द सैंपल, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट ग्रेन साइज जो होता है उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रिवर के डिपॉजिट होते हैं वो मोस्टली सैंड साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो 0.7 से लेके 2 मिलीमीटर तक, ठीक है, तो उसका मॉडल ग्रेन साइज क्या होगा, उसका मोड क्या होगा, 0.7 से लेके 2 मिलीमीटर तक, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो करेक्ट है, ये रिलेटेड टू सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन से, ठीक है। तो अगर जो वेल सॉर्टेड होता है उसमें नैरो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। और जितनी ज्यादा सॉर्टिंग पोर होगी, मतलब जिसमें अगर बड़ा ग्रेन साइज भी होगा, छोटा ग्रेन साइज भी होगा, मीडियम ग्रेन साइज भी होगा, तो उसको पोर सॉर्टिंग हम बोलेंगे, ठीक है। तो इनकी भी वैल्यूज होती हैं, 2 से ज्यादा होगा तो पोर सॉर्टिंग होगा, 0.4 या 0.35 से कम होगा तो वेरी वेल सॉर्टेड होगा, ठीक है। स्ट्यूनेस होता है एसिमेट्री इन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई सैंपल है उसमें ज्यादा फाइन ग्रेन्स हैं, ठीक है, फाइनर ग्रेन्स ज्यादा हैं और कोर्सर ग्रेन्स कम है, ठीक है, कोर्सर ग्रेन्स कम है, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ओके। सो यू कैन सी स्क्यूनेस, ठीक है। तो जो ए डायग्राम है यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब इसमें जो टेल है वो फाइनर की तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें फाइनर ग्रेन ज्यादा है, ठीक है, इट इज राइट स्क्यूड, ओके। एंड दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड, मतलब इसमें कोर्सर ग्रेन ज्यादा है, ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो इट शोज वेदर द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और हैज टेल ऑन दी वन साइड, ओके। टेल नहीं होगी तो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, टेल होगी तो एसिमेट्रिकल होगा, ओके। So these two are asymmetrical curves,
और अपन 4 पे जाते हैं, ठीक है। तो ये सैम बॉक्स की बुक है, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये वाला जो है दिस इज सिमेट्रिकल। ओके, मूविंग ऑन, कर्टोसिस। तो कर्टोसिस होता है वेदर द वेदर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर पीक्ड और फ्लैट कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पीकेडनेस को बताता है, ठीक है। सो तो पीकेडनेस का मतलब क्या होता है कि जनरली जो आपका ग्राफ है, अगर वो ऐसे नॉर्मल बेल शेप्ड का है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ग्राफ है आपका, तो वो शो करता है कि जो आपका कर्व है वो नैरो एंड टॉल है ना, राइट। तो यू कुड से कि हाई पीक ये बना रहा है, तो इसको हम जनरली टर्म कहते हैं लेप्टोकर्टिक। है ना। तो नैरो एंड टॉल है यहाँ पे, बस थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेन है वो मोस्टली सिमिलर साइज के हैं, है ना। और अगर ऐसे फ्लैट कर्व होगा आपका, जो पीकेडनेस होगी वो फ्लैट होगी, मतलब आप कह सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लैटिकर्टिक, ठीक है। इसमें के की वैल्यू जनरली लेस देन 1 होती है, ठीक है। मीनिंग क्या है कि इसमें मिक्स ग्रेन्स है, मिक्स साइज के ग्रेन्स हैं, ठीक है। फाइन और कोर्स ग्रेन भी है इसमें, ठीक है। तो ये कर्टोसिस शो करता है। और नॉर्मल होगा तो फिर नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा। नॉर्मल को हम जनरली बोलते हैं मीजोकर्टिक, ठीक है, मीजोकर्टिक। सो दिस इज व्हाट कर्टोसिस इज अबाउट। ओके, ये बेसिकली हम मतलब कर्टोसिस से हम क्या कर सकते हैं, डिपोशनल एनवायरनमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप हमारे पास सिर्फ बीच वाला इन्वायरमेंट है, तो बीच इन्वायरमेंट में क्या होगा, सिर्फ हमारे फाइनर ग्रेन्स ग्रेन्स ही डिपॉजिट होंगे जनरली, है ना। या सैंड ड्यून्स वाला इन्वायरमेंट है, तो हमारे पास क्या है, एक ही साइज के सैंड पार्टिकल्स रहेंगे, एक ही साइज के सेडिमेंट्री पार्टिकल्स रहेंगे। तो अगर हमारे पास ये कर्टोसिस वाला कर्व मिलता है, ठीक है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप का एनवायरनमेंट रहा होगा, है ना, ठीक है। द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन आयन रिप्लेस, ठीक है। तो ये इजी है, ये वेदरिंग अगर आपने पढ़ी है तो हाइड्रोलिसिस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैक्सिंग वेनिंग ग्रेडियंट्स इन अ सेडिमेंट्री बेड इज डिफाइंड बाय ग्रेडिंग अप फ्रॉम। वैक्सिंग वेनिंग का मतलब यहाँ पे है कि जैसे आपने मून फेज भी देखा होगा, मून फेज आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा, तो मून फेज में भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून, ठीक है। सो वैक्सिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, अगर जनरल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए इंक्रीजिंग, और वेनिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग और श्रिंकिंग, ठीक है। तो अगर हमारे पास बीच वाला एनवायरनमेंट है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास वैक्सिंग एनर्जी मतलब वैक्सिंग वेव्स आ रही हैं, एनर्जी वाली वेव्स आ रही हैं, तो हाई कोर्स पार्टिकल्स मतलब डिपॉजिट करेंगी। फिर वेनिंग वाला एनवायरनमेंट आ रहा है जिसमें वेव्स की एनर्जी क्या है, कम है, तो वो फाइनर पार्टिकल्स डिपॉजिट करेंगी, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, सैंड होगा, फिर मड होगा, फिर हाई एनर्जी वेव्स आएंगी तो सैंड होगा, ठीक है। तो वैक्सिंग मून, जनरली टर्मिनोलॉजी वैक्सिंग मून आपने सुना होगा। तो वैक्सिंग मून का मतलब होता है कि जब न्यू मून से लेके फुल मून तक आपका इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है। और वेनिंग मून फुल मून से लेके न्यू मून तक, ठीक है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ करंट ट्रिपल क्रेस्ट नॉट ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी कंडीशंस। सो स्ट्रेट, साइनस, कैटरनरी, लिंक्वाइड एंड लूनेट। तो लिंक्वाइड लूनेट में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, या हुआ होगा। जिसका आंसर है ए, सॉरी इसका आंसर है सी, साइनस, कैटरनरी, लिंक्वाइड एंड
लूनेट, लूनेट एकदम एंड में है आपका, ठीक है, फ्लो डायरेक्शन एंड एनर्जी कंडीशंस। मैच द लिस्ट, तो इसमें रिल मार्क्स इजी है, थिन फ्लो ड्यूरिंग सिंकिंग वाटर लेवल, प्रॉड मार्क्स सॉल्टेशन, ठीक है, तो B1 C4 C4 B1, आइदर C और D, ठीक है। क्लाइंबिंग रिपल्स जनरली तब होता है कि जब आपका क्या होता है, डिफरेंशियल सॉरी बेड लोड एंड सस्पेंशन लोड सेडिमेंटेशन, ठीक है। एंड कॉन्वोल्यूट बेडिंग का होता है आपका डिफरेंशियल फोर्सिंग ऑफ हाइड्रोप्लास्टिक नॉन कोहेसिव सेडिमेंट्स। तो कॉन्वोल्यूट बेडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, रैपिड डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, एंड ये सेडिमेंट जो होते हैं नॉन कोहेसिव होते हैं, ठीक है। एंड वाटर, आप कह सकते हो कि सैचुरेटेड कंडीशंस रहती है, ठीक है, वाटर सैचुरेटेड कंडीशंस, एंड डिफरेंशियल लोडिंग भी होती है, ठीक है। तो जब अनइक्वल प्रेशर्स लगते हैं, है ना, डिफरेंशियल फोर्सिंग जिसको हम कहते हैं, अनइक्वल प्रेशर, ठीक है, ऑन द सॉफ्ट लेयर्स, सो दिस कॉजेस कॉन्वोल्यूट बेडिंग टू फॉर्म, ठीक है। एंड क्लाइंबिंग रिपल्स तब बनते हैं जब यू नो आपका बेड लोड या जो सस्पेंशन लोड होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका बेड लोड है या सस्पेंशन लोड है, मतलब जो भी करंट्स में आपका क्या है सेडिमेंट्स है, इसकी जो डिपोजिशन रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो रिपल्स माइग्रेट ना करके, रिपल्स ऐसे माइग्रेट ना करके क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होने लग जाते हैं, क्योंकि सेडिमेंट सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो फिर आपका क्या होता है, क्लाइंबिंग रिपल्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये हम सेडिमेंटोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। In sandstone, this continuous matrix like material formed by squeezing and flowing of weak intertidal grains in adjacent pore spaces is called, तो इसका मोस्ट प्रॉबेबल आंसर होगा pseudo matrix। Consider the following statement regarding classification of sandstone on the basis of principal component। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, रॉक फ्रेगमेंट्स से रिलेटेड है, ये इजी है, ठीक है। इसमें कंपोजिशन मैच्योरिटी, मतलब क्वार्ट्ज का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, मैच्योरिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। The ratio of quartz, feldspar and rock fragments, RX का मतलब है rock fragments, measure the progress towards ultimate N type, a pure quartz tank, ठीक है। तो ये भी हम उस रेशियो से पता लगा सकते हैं, ठीक है। The ratio of feldspar to rock reflects provenance, so ये सही है क्या, ये भी सही है, ठीक है। मतलब ये हम फेल्डस्पार और रॉक फ्रैगमेंट्स के रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, सोर्स का पता लगा सकते हैं कि कहां से ये आया है, ठीक है। लेकिन फोर्स सही नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट, सॉरी, ये भी सही है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट सही है। द रेशियो ऑफ फेल्डस्पार टू रॉक फ्रैगमेंट्स कैन नॉट, बोल रहा है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीप सीटेड प्रोवेनेंस एंड सुप्रा क्रिस्टल प्रोवेनेंस, ठीक है। डीप सीटेड मतलब क्रस्ट के बहुत नीचे, एंड सुप्रा क्रिस्टल मतलब क्रस्ट के आसपास। तो वेदर जो सोर्स है वो डीप सीटेड है या सुप्रा क्रिस्टल है, इसका पता हम फेल्डस्पार और रॉक फ्रैगमेंट्स के रेशियो से नहीं लगा सकते। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो इसका अंदर होना चाहिए 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे प्रोवेनेंस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यू कुड से कि सॉरी ये वाला है, तो अगर आपके पास फेल्डस्पार रिच, मतलब रेशियो में फेल्डस्पार ज्यादा रिच है, तो आप कह सकते हो कि भाई ये ग्रेनेटिक या मेटामॉर्फिक सोर्स से आया है ना। और रॉक फ्रैगमेंट्स रिच है, तो आप कह सकते हो ये वोल्केनिक सोर्स से आया है, ठीक है, या सेडिमेंटरी सोर्स से आया है, ठीक है।
ठीक है। तो फेल्ड्स्पार और रॉक फ्रेगमेंट्स का रेशियो प्रोवेनेंस तो बता सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता सुप्राक्रिस्टल और डीप सीटेड रॉक्स के बीच। डीप सीटेड मतलब जैसे नाइस हो गया, ग्रेनाइट्स हो गए, ठीक है, और सुप्राक्रिस्टल हो गया आपका वॉल्केनिक या सेडिमेंटरी रॉक्स हो गया, है ना, क्योंकि फेल्ड्स्पार तो वॉल्केनिक रॉक्स में भी होगा, सेडिमेंटरी रॉक्स में भी होगा, ठीक है। सो अलोन दिस रेशियो इज नॉट हेल्पफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, मैच द लिस्ट। तो सबसे पहले शूट कट ऑफ, तो शूट कट ऑफ इज रिलेटेड टू meandering चैनल, ठीक है। रिप करंट आपका जनरली क्या होता है, रिप करंट आपका क्या होता है, शोर फेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो कॉन्टूर करंट्स जो होता है वो आपका कॉन्टिनेंटल राइज से रिलेटेड होता है, ठीक है, सी का 4, ठीक है। सो A3C4 आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये आपका शेल्फ, स्लोप और फिर आपका राइज आता है ना, राइज। तो ये जो आपकी कॉन्टूर करंट्स होती हैं वो जनरली क्या आता है, कॉन्टिनेंटल राइज के आसपास फ्लो करती हैं, ठीक है। और जियोस्ट्रॉफिक करंट्स आपने पढ़ा होगा ओशनोग्राफी में, तो जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम है, इट्स अ टाइप ऑफ जियोस्ट्रॉफिक फ्लो, ठीक है। तो आपके जो जायर्स होते हैं, ओशनिक जायर्स, उनके ठीक पेरिफेरी पे आपकी जो स्ट्रॉफिक करंट फ्लो करती है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ बैलेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड कोरियलिस फोर्स। तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है सरफेस वाटर का, which is basically the balance between Coriolis force and the gravity, it is called geostrophic current, obviously in the ocean, ठीक है। तो यहाँ से ओशनोग्राफी से भी क्वेश्चन उठा के दिया है। तो ये जनरली आपका शेल्फ वाले रीजन में फ्लो करता है, ठीक है। ओके, सो 85 इज रिलेटेड टू कोस्टल एनवायरनमेंट्स। तो बे हेड डेल्टा यहाँ पे गलत है, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन वेव डोमिनेटेड एस्चुरी, रादर ये जो बनते हैं रिवर डोमिनेटेड जनरली एस्चुरीज में बनते हैं, ठीक है। सो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लूवियल प्रोसेसेस रादर देन वेव, ठीक है। बाकी सब सही मैच्ड हैं 2 3 4, सो आंसर शुड बी बी। 86 का है माइक्रोटाइडल्स टू मेसोटाइडल कोस्ट लाइन range less than 3 meters, a steady sand supply, stable low gradients, which one of the above conditions or condition is favored the formation of beach barrier island। अब जनरली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो बीच बैरियर आइलैंड होता है वो जनरली लो एनर्जी एनवायरनमेंट में बनता है, ठीक है ना, लो एनर्जी कोस्टल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोटाइडल से मेसोटाइडल कोस्ट लाइन चाहिए, ठीक है, जहां पे एनर्जी बहुत कम हो, ठीक है। तो ये क्या करता है फिर, इट अलाउज वेव्स टू बिल्ड एंड मेंटेन द बैरियर, ठीक है। सो माइक्रोटाइडल से मेसोटाइडल तक की ही रेंज होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 3 मीटर्स की, और ऑब्वियसली स्टडी सैंड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, और एक स्टेबल लो ग्रेडियंट, ठीक है, जेंटल कोस्टल प्लेन होना चाहिए, तब जाके आपका बीच बैरियर आइलैंड बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 2 एंड 3। Which one of the following are general features for the recognition of marine cements in limestone, ठीक है। तो these are the first generation cement obviously, क्योंकि ये altered नहीं हो रखे होते हैं। These are usually these are usually these are usually from isopatches fringes, form होना चाहिए, these usually form isopatches fringes around grains or cavity walls, ठीक है।
तो ये जो आपका ग्रेन दिख रहा है आपको माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ये आपका ग्रेन है, इसके चारों तरफ आइसो पैचेस मतलब सेम थिकनेस की आपको मरीन सीमेंट देखने को मिल रही है। ये दिख रहा है आपको फाइब्रस सा, सो दिस इज योर मरीन सीमेंट, ठीक है। देयर क्रिस्टल आर यूजली फेरोवन लुमिनिसेंट, तो यहाँ पे ये गलत है, फेरोवन नहीं है, इसमें हाई एमजी होता है, मतलब मैग्नीशियम ज्यादा होता है, ठीक है ना। दीज आर यूजली फाइब्रस इन नेचर, तो ये सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 4 सी, ठीक है। तो ये जो सीमेंट होती है ऑब्वियसली इसमें हाई एमजी कैल्साइट होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो अपीयरेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया आपको पता है, ठीक है, इसकी वजह से ये आपका ऑक्सीजन बनना चालू हुआ था। A specimen of a species from the same locality where its holotypes of syntypes are recorded is known as, तो इसका आंसर टोपोटाइप मुझे लग रहा है 90%, but it might be पैराटाइप, ठीक है। क्योंकि जब हम स्पेसिमेन मतलब जब हम इस नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑथर का भी होना जरूरी है कि वेदर द ऑथर इज प्राइमरी ऑथर, ओरिजिनल ऑथर, या सेकेंडरी, मतलब ऑथर कोई दूसरा है ना। तो यहाँ पे ये तो दे नहीं रखा है, तो इट कुड बी पैराटाइप, इट कुड बी टोपोटाइप, बट इन माई अगर मैं बात करूं तो 90% मुझे लग रहा है कि ये टोपोटाइप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोपोटाइप तब होता है जब स्पीशीज को सेलेक्ट करने वाला ओरिजिनल ऑथर ना हो, वो जो ऑथर होगा वो सेकेंडरी ऑथर होगा, मतलब कोई दूसरा साइंटिस्ट होगा, ठीक है, अदर देन द ओरिजिनल साइंटिस्ट, ठीक है। लेकिन जो फॉसिल है वो कलेक्ट किया जाता है सेम लोकेलिटी से, ठीक है। तो सेम लोकेलिटी भी सही है, ओके, वेयर इट्स होलोटाइप्स और सिनटाइप्स आर रिकॉर्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑथर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो टोपोटाइप इज करेक्ट, ठीक है, बट इट माइट बी पैराटाइप, ठीक है। पैराटाइप इज व्हाट, स्पेसिमेन अदर देन अ होलोटाइप used as a type material by author at the time of original description and designated as such by the author, ठीक है। लेकिन इसका प्रोबेबल आंसर ही टोपोटाइप होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम लोकेलिटी वेयर इट्स होलोटाइप एंड सिनटाइप्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है, ये आ रहा है, तो इट शुड बी टोपोटाइप, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, आ स्पेसिमेन मतलब ये ऑथर अगर दे दिया जाता है कि भाई सेकेंडरी ऑथर होता, तब 100% टोपोटाइप था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रैकियोपॉड्स ऑर्डर हैज स्ट्रॉफिक शेल, तो इसका आंसर है स्पिरिफर, आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट हिंज लाइन होती है, ठीक है। रैंक ऑफ द कोल डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो कोल की रैंक्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, पीट से लेके एंथ्रासाइट तक, ठीक है। तो कोल जियोलॉजी में हमने और जियोलॉजी में कवर कर रखी है, ओके। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ठीक है। आयरन आपको पता है बाबा बुदान हिल्स में है, बेनेट आयरन फॉर्मेशन, तो डी हो गया आपका 4। क्रोमियम आपका क्या है, बौला नौशाई में है, ठीक है, तो सी हो गया आपका 2, तो इट शुड बी बी, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजर्वायर रॉक, तो इसका आंसर है कार्बोनेट, ठीक है। ये आपको लिथोलॉजी दिख रही है बॉम्बे ऑफशोर की, इसमें जितना भी ब्लू पोर्शन है आपका वो है आपका लाइमस्टोन, ठीक है, यानी कि कार्बोनेट। नाइन्टी फोर ईजी है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। कन्फाइंड एक्विफर के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो अगर कन्फाइंड एक्विफर है तो ऊपर की लेयर क्या होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए। लेट्स से ये आपका सैंडस्टोन है जिसमें वाटर कलेक्ट हो रखा है, इट्स अ टाइप ऑफ गुड एक्विफर, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे इम्परमिएबल, लेट्स से कि क्ले की लेयर है या शेल की लेयर है, शेल की लेयर, ठीक है। तो दिस इज कन्फाइंड, ठीक है। पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस जो है वो ऊपर होना चाहिए, तभी जो वाटर है वो निकल के आएगा बाहर, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 इज द आंसर, ओके।
मूविंग ऑन। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे, पोरोसिटी, ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 8000 मीटर, सी 25%। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्विफर। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये सही है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्विफर प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। ओके, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये गलत है। ठीक है, जो आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है वो फ्लूइड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी 1 और 2। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू स्मॉल k रो g अपॉन म्यू। ठीक है, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द इंट्रिंसिक IP इज इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। ठीक है, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और म्यू यहाँ पे क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको आ जाएगा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 98, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमेबिलिटी ऑफ द सेडिमेंट्स। ठीक है, तो परमेबिलिटी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन मीडियन ग्रेन साइज, ये सही है। ठीक है ना, लार्जर ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिगर पोर स्पेसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पोर स्पेसेस ऑब्वियसली जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, परमेबिलिटी होगा। और स्मॉलर जो होगा, जितना स्मॉलर होगा, जैसे आपने क्ले, ठीक है, क्ले देखा है, तो क्ले में पोर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल ग्रेन साइज। ठीक है, तो ये तो सही है। फाइनर सेडिमेंट शो अ ग्रेटर डिक्रीज इन परमेबिलिटी विद एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डेविएशन देन कोर्सर सैंपल डू। ठीक है, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो फाइनर सेडिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, परमेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इंक्रीज होता है मतलब पोर सॉर्टिंग होती है सेडिमेंट्स की। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, देयर विल बी ग्रेटर डिक्रीज इन परमेबिलिटी। ठीक है, ओके, सो ये सही है। ठीक है, पोर सॉर्टिंग में क्या होगा कि फाइनर ग्रेन्स विल शो ग्रेटर डिक्रीज इन परमेबिलिटी। ठीक है, लेकिन कोर्सर ग्रेन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा पोर सॉर्टिंग का परमेबिलिटी पे। ठीक है, यूनी मॉडल वन डोमिनेंट साइज सैंपल्स हैव ग्रेटर परमेबिलिटी देन बाई मॉडल टू डोमिनेंट साइज सैंपल, तो ये भी सही है। ठीक है, बाई मॉडल सेडिमेंट्स में क्या होगा, फाइनर एंड कोर्सर सेडिमेंट्स दोनों होंगे। ठीक है, तो जो फाइनर होंगे वो क्या करेंगे, पोर स्पेसेस को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, और यूनी मॉडल सेडिमेंट्स में क्या होगा, वेल सॉर्टेड मेंटेन। ठीक है, वेल सॉर्टेड मतलब आपका सेडिमेंट्स होंगे तो दे विल मेंटेन कंसिस्टेंट पोर स्पेसेस। ठीक है, अलाउइंग बेटर फ्लूइड फ्लो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 99 का क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 99 का क्या है कि आपकी इंटरस्टिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ओके, एंड इफेक्टिव पोरोसिटी दे रखी है। सॉरी, मतलब इंटरस्टिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, इफेक्टिव पोरोसिटी एंड डार्सी वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है डार्सी वेलोसिटी अपॉन योर इफेक्टिव पोरोसिटी। ठीक है, 40%। तो डार्सी वेलोसिटी आपकी 25, इफेक्टिव पोरोसिटी 40% को हम 0.40 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 62.5 मीटर पर डे। ए इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 100 में नो मूवमेंट होगा, बहुत इजी है, ठीक है ना, ये आप खुद से भी कर सकते हो। नो मूवमेंट, एज पर बर्नौलीज इक्वेशन टोटल हेड, तो टोटल हेड जो है वो डिपेंड करेगा एलिवेशन हेड पे, फ्लूइड प्रेशर हेड पे, ठीक है, एंड वेलोसिटी हेड पे। तो इसका आंसर है डी। द कंसंट्रेशन ऑफ sodium in water sample is 92 parts per million. What is the concentration of sodium in equivalent per million in the water sample? So in 102, it is simple formula based question. Equivalent parts per million is equal to ppm parts per million upon atomic mass, ठीक है, of the ion. So it should be 92 upon 23, that is 4. The Piper trilinear diagram, it is used in water chemistry, ठीक है. Consider the following statement regarding isotopes. तो इसका 1, 3 and 4 होना चाहिए आंसर. 105, the stream channel method is generally applied for artificial recharge of groundwater from both influent and effluent streams. Okay. Which one of the following represent the correct geological range of trilobites? तो ये आपको पता है, कैम्ब्रियन टू पर्मियन तक पीटी एक्सटिंक्शन में ये ट्राइलोबाइट्स खत्म हो गए थे. गोनेटेटिक सूचर्स इन cephalopods are characterized by sharp lobes and rounded saddles, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो गोनेटेटिक सूचर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, लोब्स शार्प होते हैं एंड सैडल्स आर राउंडेड, ठीक है. सिरिंगोथाइरिस लाइमस्टोन आपको पता है, कार्बोनिफरस. पैक्टन क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है ब्रैकियोपोड्स में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ होमिनिडिक एवोल्यूशन, ठीक है, तो इसका है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेंसिस एंड होमो सेपियंस, ठीक है ना. तो 2 मिलियन ईयर्स, 2.5 मिलियन ईयर्स के आसपास ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है. फिर आपका होमो इरेक्टस आता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के होमो इरेक्टस हैं, ठीक है. फिर आपका होमो फ्लोरेंसिस एंड देन होमो सेपियंस, ठीक है. यार ये 1.5 मिलियन ईयर्स है इसका आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने नेट पे भी सर्च किया, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये. ट्रिकी एज इन मतलब काफी वेग क्वेश्चन था. तो जो पहला मतलब आपका ये फायर ऐश वगैरह, ऐश वुड जो आपको मिला है वो 1.5 मिलियन ईयर्स के आसपास मिला है इन द साइट ऑफ कोबी फोरा केनिया में, ठीक है. फोरामेन से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको पता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से माइक्रोफॉसिल्स में पढ़ा है आपका पेलेंटोलॉजी. पेलेंटोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने बहुत अच्छे से माइक्रो पेलेंटोलॉजी सब चीज पढ़ा रखा है, ठीक है ना. इट इज एन ओपनिंग दैट कनेक्ट्स द चैम्बर्स इन द फोरामिना फेरा, तो ए इज करेक्ट. आप देख सकते हो ये ओपनिंग जो आपको दिख रही है पूरी की पूरी, इसको हम बोलते हैं फोरामिन, ठीक है. और ये अलग अलग चैम्बर से लगे 1, 2, 3, ठीक है, इन चैम्बर्स को ये कनेक्ट करता है. माइक्रोफॉसिल्स जो कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में भी रह सकते हैं वो है ऑस्ट्रोकॉर्ड्स, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फॉसिल इज यूज्ड फॉर बायोस्ट्रेटिग्राफिक सब डिवीजन ऑफ मेसोजोइक टाइम, ठीक है. तो आपको पता है सेफलोपोड्स, ठीक है, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस में हम सेफलोपोड्स का यूज करते हैं, बेलमनाइट, अमोनाइट्स वगैरह. इसका आंसर क्या है, सुपर ग्रुप, ग्रुप फॉर्मेशन एंड देन मेंबर, ठीक है. तो ए. क्वेश्चन नंबर 16, सो इसका आंसर है बी. बहुत इजी है ना. तो ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना, जैसे यहाँ पे A4B2, ये इस बंदे को पता होगा जिसने ये किया है, ठीक है ना, बट सिली मिस्टेक के कारण गलत पे टिक कर दिया, ठीक है, या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलत पे टिक कर दिया, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स लाइल, ठीक है ना. जेम्स हटन ने उसको फॉर्मुलेट किया था, बट चार्ल्स लाइल ने उसको
आप कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को दिया। पालाघाट कावेरी शेयर्ड जोन, ये भी स्ट्रेटिग्राफी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। PCSZ, ठीक है, पालाघाट कावेरी शेयर्ड जोन, ये दिख रहा है आपको। सो इट इज सेपरेटिंग सदर ग्रेनुलर टेरेन फ्रॉम धारवाड़ क्रेटॉन, ठीक है ना। सी, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैज ग्रोन अप टू 75% ऑफ प्रेजेंट साइज, ठीक है, तो इसका है 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास, मतलब एंड ऑफ आर्कियन में क्रेटॉन से स्टेबलाइज हो गए थे। मलाज खान ग्रेनाइट जो है, इट्स अ कैल्किन प्रोटोनिक बॉडी क्लोज टू, तो इसका है आंसर सेंट्रल इंडियन शेयर जोन, ठीक है ना। ये बस्तर का, आपको पास बस्तर का क्रेटॉन है, तो इसमें आपका जो ग्रेनाइट है दैट इज मलांज खांड, ठीक है। 8 में आपको ग्रेनाइट दिख रहे हैं, DKM, तो मलांज खान ग्रेनाइट M। अब यहाँ पे M आपको कहाँ पे दिख रहा है, दिस इज योर M, ठीक है। और जो सेंट्रल इंडियन शेयर जोन है ना, वो ये दिख रहा है, CIS दिख रहा है आपको। ये मैप मैंने अपने स्ट्रेटिग्राफी कोर्स से लिया है एंड द बुक इज योर जियोलॉजी ऑफ इंडिया। ये जो आपको जोन दिख रहा है, दिस इज योर सेंट्रल इंडियन शेयर जोन, CIS, ठीक है। ये CITZ का पार्ट है, सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन, ठीक है, तो उसका अंदर होना चाहिए सेंट्रल इंडियन शेयर जोन। So this was all about today's video. I hope मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझाए होंगे, ठीक है। कोई गलती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ओके। एंड if you want to prepare for all geology examinations, you can download the GeoMind app, okay, and search for the courses there. बहुत ही feasible और reasonable course हैं, valid for 1 year, and बहुत ही meticulously बनाए गए हैं, ठीक है। So that's it for today's video. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।